हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। आज से हम लोग जीके का बिल्कुल बेसिक से क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख चुके होंगे कि ये जो क्लास जो हम डेली लेंगे वो जो होगा वो जीके का क्लास होगा। और हम लोग जानते हैं कि थंबनेल से जैसा कि पता चल गया कि जो भी हमें टॉपिक लिखेंगे, खान सर एक बुक लिखे हैं जिसका नाम है पॉकेट जीके, उसी का शुरू से लाइन बाय लाइन जो केवल इम्पोर्टेंट लाइन हो केवल हम उसी को यहाँ पर लिखेंगे। और जो थोड़ा हमें भी लगे कि नहीं ये इसका कोई ज़रूरत एग्जाम से नहीं है तो उसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। हम केवल उसी को लिखे हैं जो आपके एग्जाम से के लिए महत्वपूर्ण हो। और यहाँ से अगर आप क्लास कर लेते हैं तो अगर जो जिस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं अगर वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहले लिख दिए हैं कि केवल महत्वपूर्ण लाइन भारतीय प्राचीन इतिहास का स्रोत 1.1। इसी तरह 1.1 1.2 इसी तरह 10-12 टॉपिक केवल एक चीज में केवल प्राचीन भारत में है। केवल 12-13 टॉपिक है इसमें, केवल 12 से अधिक है। पहले प्राचीन भारत पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, फिर आधुनिक भारत पढ़ेंगे। इसी तरह इतिहास का जो है पूरे उसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए उसमें तो पहला यही होता है कि होता है पुरातात्विक होता है, फिर उसको ई भागम बांटा। तो हम उतना ही सबको नहीं बांटे हैं, हम केवल वही लिखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ वहाँ से जो किताब से जो क्वेश्चन पहला बनता है वो होता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। मतलब जो पहले का युग था, जो जहाँ पहले तो युग इतना नहीं जानता था पढ़ना लिखना कि क्या होता है, ABCD का पहले इतना नहीं जानता था। तो जो चित्र होता था, दीवार होता था, उस दीवारे पर उस दीवारे पर वो चित्र बना देता था। तो जो दीवार पर चित्र होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है, उसका अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। उसका अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसमें जो महत्वपूर्ण है ये है कि एशिया का सबसे प्राचीनतम अभिलेख, एशिया का जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है वो है बगजकोई अभिलेख। वह क्या है, वो है बगजकोई अभिलेख। एशिया का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है वो है बगजकोई अभिलेख। उसके बाद देखिएगा कि कलिंग राज राखेल एक राजा थे जो उस समय का था। यानी कि जो कलिंग राजा था तो कैसे पता चला कि पहले कलिंग राजा था। तो जो उसका जो अथी है ना, उसका एक गुफा है उसका नाम है हाथी का गुफा। उस हाथी का गुफा है ना, वहाँ पर जो कलिंग राजा पहले हुआ करता था उसका वहाँ पर चित्रकारी मिला। इसी से हम लोग समझे हैं कि कलिंग राज राखेल पहले राजा हुआ करता था। तो कलिंग राज राखेल का अभिलेख कहाँ से मिलता है, तो हाथी की गुफाओं से कलिंग राजा का हमको इति मिलता है। उसके फिर आता है कि वो आता है एक और राजा होता है हेलियोडोरस। जो हेलियोडोरस है यानी कि गरुड़ स्तंभ का जो लेख है उसको वो कहाँ से मिलता है, तो हेलियोडोरस स्तंभ अभिलेख से मिलता है। हेलियोडोरस स्तंभ लेख से मिलता है। किसका, गरुड़ स्तंभ अभिलेख किसके लिए, तो हेलियोडोरस अभिलेख, इसमें उनका वर्णन है। फिर उसके बाद आता है कि सती प्रथा। जो पहले जानते हैं कि पहले के युग में ये होता था कि किसी स्त्री का पति मर गया हो तो उसके साथ उसके पति को भी उसी के ऊपर जला दिया जाता था, है ना। तो इसका जो सती प्रथा था, तो ये जो सती प्रथा उसे जला दिया था। तो पहले सती प्रथा था, ये कैसे पता चला, तो भानुगुप्त के एरन का जो साक्ष्य मिला उससे पता चला कि पहले स्त्री प्रथा का प्रचलन था। फिर उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस जो कई बार पूछा गया एग्जाम में, भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किसने किया, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग का
स्थापना किया। भारतीय पुरातत्व विभाग का मतलब पहले का जो इतना थी नहीं था, तो जिस प्रकार आय भी बनता है कि पंच सरपंच, उसी प्रकार पहले जो बनता था ना वो भारतीय पुरातत्विक विभाग का वो सब बनता था पहले। ये कुल मतलब कि जैसे कि कहीं कुछ था प्राचीन उचीन वहाँ पे जैसे कि खुदाई उदाई करना था, तो यही सब जो था ना जो भारतीय पुरातत्व विभाग है ना ऐसा वही सब का एक काम क्या करता था। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में किया। कब किया? 1861 में किया था। फिर उसके बाद फिर आता है, फिर इसके बाद देखिए 1814 में रेडियम म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना हुई। बोलेगा रेडियम म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना कब हुआ? तो 1814 में। रेडियम म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना कब हुआ था? तो 1814 में रेडियम म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना हुआ। उसके बाद आता है 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हुआ था। देखिए 1814 में मद्रास म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना हुआ था, और 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास। ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, यह रेडियम म्यूजियम कलकत्ता की तो 1814 में, यह गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की तो 1851 में। तो इतना था जो कुछ बेसिक था जो क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसके बाद फिर देखिए आ जाता है कि वेद। इसके बाद देखिए जो मेरा अगला टॉपिक है वो है वेद। तो वेद सीधे कहेंगे कि वेद और पहलू का कहाँ गया, पूरा पाषाण काल कहाँ गया, ताम्र पाषाण काल कहाँ गया। तो ये आप सवाल कीजिए, और भी जैसे जैसे हम वीडियो बनाएंगे वैसे वैसे और सभी टॉपिक ऐसा विश्वास कीजिएगा, अगर जो हम वीडियो यहाँ पे लाएंगे उसमें से आपका एक भी टॉपिक से ऐसा नहीं, एक भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ेंगे। भले ये वहाँ हो जाता है, लेकिन हाँ ये विश्वास रखिएगा कि जो भी हम यहाँ पे लाएंगे उस सभी का कवर करेंगे। और इतना में जो भी जीके जैसे हमको पढ़ाएंगे इससे बाहर शायद ही परीक्षाओं के पूछे, क्योंकि यहाँ से अधिकतर एग्जाम में सवाल आता है। तो देखिए आगे वेद से देखते हैं। वेद जो है सबसे प्राचीन एवं मुख्य ग्रंथ है। वेद जो हमारे पहले जानते हैं कि पहले के हमारे जो ऋषि मुनि है वेदों का उच्चारण करते थे, वेदों के बारे में वेद में ही सब कुछ लिखा हुआ है, वेद को एक ज्ञान का स्रोत मानता है। तो वेद जो है सबसे प्राचीन एवं मुख्य ग्रंथ है। वेद सबसे प्राचीन एवं मुख्य ग्रंथ है। अब वेद जो है ना, जो वेदों के जो संकल्प करता है, यानी कि जो वेदों को लिखे हैं, संकलन किए हैं, उस किसे माना जाता है? तो वेदों के संकल्प करता महर्षि द्वितीयान वेद व्यास को माना जाता है। महर्षि द्वितीयान वेद व्यास को माना जाता है कि वेदों के संकल्पकर्ता महर्षि द्वितीयान वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है। तो आप तो जानबे करते हैं कि वेद कितने हैं। वेद 4 है। वेद 4 प्रकार का होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो वेद 4 होता है। इसमें देखिए पहला की होता है, पहला कौन आता है? पहला आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ना सबसे प्राचीन ऋग्वेद। बोलेगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद है जो ऋग्वेद है, जो 3500 वर्ष लगभग में पहले लिखा गया था। 3500 वर्ष पहले लगभग में इस वेद को लिखा गया था। फिर ये जो है वेद है, जो ऋग्वेद है, इसकी भाषा क्या है? जो ऋग्वेद है इसकी भाषा है पाक संस्कृति। जो ऋग्वेद है इसकी भाषा क्या है? ऋग्वेद की भाषा क्या है? पाक संस्कृति है। ऋग्वेद की भाषा क्या है? पाक संस्कृति है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 1028 सूक्तक हैं। सूक्तक का मतलब मंत्र होता है, यानी कि ऋग्वेद में 1028 सूक्तक हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 क्या है? 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 क्या है? ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया था। ये जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद विश्वामित्र बोलेगा ऋग्वेद के लेखक कौन है? तो विश्वामित्र जी। लेकिन बोलेगा वेदों के संकल्पकर्ता कौन है? तो हम महर्षि द्वितीयान वेद व्यास जी को माना जाता है। और ऋग्वेद के लेखक कौन है? तो विश्वामित्र जी, है ना। तो यहाँ से ये भी देखिए, सभी यहाँ पर जितने वेद से हैं ऋग्वेद से, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है इसका तीसरा है ना जो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में
गायत्री मंत्र का वर्णन है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। ठीक है, उसके बाद आइएगा और थोड़ा सा देखते हैं। फिर इसके बाद आइएगा, फिर ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन है? गायत्री मंत्र का। फिर ऋग्वेद के 90 मंडल में सोम देवता का वर्णन है। ऋग्वेद के 90 मंडल में सोम देवता का वर्णन है। सोम देवता किसे कहते हैं? तो पहले के लोग जानवे करते हैं कि वनस्पति की पूजा करते थे, पीपल हो गया, बरगद हो गया। तो जो पहले यानी कि सोम देवता उसी को कहते हैं जो पेड़ पौधे यानी वनस्पति के जो देवता होते हैं ना, उसी को हम लोग सोम देवता कहते हैं। वनस्पति को देवता को हम लोग सोम देवता कहते हैं। तो देखिए जो ऋग्वेद में है ना, ऋग्वेद में इंद्र जी के लिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में इंद्र जी के लिए 250 ऋचाएं हैं, मतलब 250 मंत्र हैं। और अग्निदेव के लिए 200 मंत्र है। अग्निदेव के लिए 200 ऋचाएं का वर्णन है, 200 मंत्र का वर्णन है। यहाँ पर एक और रखिएगा कि जो है ना, ये ऋग्वेद में ही 52 अवतार का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ही किसका उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में ही 52 अवतार का भी उल्लेख मिलता है। और ऐसा भी होता है कि ऋग्वेद में सती प्रथा का भी उल्लेख थोड़ा में किया गया है, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा में ऋग्वेद में भी किया गया है। फिर उसके बाद देखिए आता है यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों के, यूनेस्को जो एक देश है, ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। यूनेस्को ने, बताइए तो पहले जो यूनेस्को और वो सब देश है, वो सबको भी पता है कि ऋग्वेद का क्या महत्व है, तभी तो वो यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया था। ठीक है, इतना तक समझ गए। और आगे देखिए, फिर देखिए ऋग्वेद खत्म हो गया, उसके बाद देखिए आता है कि यजुर्वेद। ऋग के बाद यजुर्वेद होता है। सबसे जो प्राचीन वेद था वो ऋग्वेद था। इसके बाद यजुर्वेद में क्या वर्णन है? यजुर्वेद जो है मुख्य रूप से इसमें यज्ञों का वर्णन है। इसमें यजुर्वेद में मुख्य रूप से इसमें यज्ञों तथा अनुष्ठानों का वर्णन है, यानी कि जितने भी पूजा पाठ कर्मकांड हुआ है वो सभी का वर्णन, जैसे शादी उदी होता है, मरनी उरनी हो जाता है, तो वो सभी किसमें वर्णन है? वो सभी यजुर्वेद में वर्णन है, सभी यजुर्वेद में वर्णन है। स्वाभाविक है कि उसमें पूजा उजा उसमें होता था, तो स्वाभाविक है कि पहले के लोग क्या करता था, उसमें बलि प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में बलि प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद को इसे बेसिकली सामान्य रूप से इसे दो भाग बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। नहीं कहता है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, तो वही यहाँ पर यह है, ये कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, जिसको कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष भी कहता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है ना। तो ये जो है यजुर्वेद का पीरियड ऋषि लोग की करता था, पाठ करता था, तो जो इसको यजुर्वेद को जो पढ़ता था उसको अर्धवयु, उसको उस ऋषि को जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसको अर्धवयु उन्हें अर्धवयु कहा जाता है, जो यजुर्वेद को पढ़ता है। ठीक है, तो यजुर्वेद में ज्यादा उतना खास नहीं था, जो खास था वो ऋग्वेद था। इसके बाद आता है तीसरा नंबर पर कौन आता है? तीसरा नंबर पर आता है सामवेद। तीसरा नंबर क्या आता है? सामवेद यहाँ पे भी याद रख सकते हैं कि यजुर्वेद में कोई किसका उल्लेख है? अगर याद नहीं रखा तो इसका ये उल्लेख है कि या से यजुर्वेद और या से यज्ञ, या से यजुर्वेद या से यज्ञ, डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आता है देखिए सामवेद। तो देखिए सामवेद में मुख्य रूप से संगीत का वर्णन है, तो इसका अर्थ कैसे रखेंगे? सा से सामवेद और सा से संगीत, सा से सामवेद सा से संगीत, है ना। तो सामवेद को इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को, क्योंकि संगीत का जो उद्भव माना जाता है वो सामवेद से माना जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, किसे? सामवेद का। और बोलेगा सबसे छोटा वेद कौन सा है? सबसे छोटा वेद भी सामवेद ही है। सबसे छोटा वेद या सबसे छोटा वेद है, या सबसे छोटा वेद कौन? सामवेद। सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद।
फिर तीसरा हो गया, अभी आता है चौथा वेद कौन सा है, क्योंकि वेद 4 है, चौथा वेद कौन आता है, अर्थववेद। अर्थववेद, अर्थववेद में 20 कांड है, याद रखिएगा, अर्थववेद में 20 कांड है, 731 सुक्तक हैं, यानी कि 731 मंत्र हैं, और 5987 मंत्र है। इसमें जो 5987 मंत्र है ना, इसमें से 1200 मंत्र, इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। इसमें 1200 मंत्र कहाँ से लिया गया, इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है ना, इतना मंत्र है ना, इसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें अर्थववेद जानते हैं, अर्थववेद सबसे बाद में रचा गया है, समझेंगे, अर्थववेद को सबसे बाद में रचा गया है, सबसे यानी कि सबसे पहले इसका हुआ, फिर ये यजुर्वेद का, फिर सामवेद का, और अंत में अर्थववेद। इसीलिए इसमें जादू टोना नहीं कहता है कि जादू कर दल को ये कर दिया, ये ऐसे हो गया, तो ये सब यानी कि जादू टोना टोटका, और ये किसमें वर्णन है, ये सब अर्थववेद में है। इसमें चिकित्सा पद्धति एवं औषधियों का भी वर्णन है, किसमें, अर्थववेद में। अर्थववेद में चिकित्सा पद्धति एवं औषधियों का भी वर्णन है अर्थववेद में। इसे विज्ञान भी अर्थववेद को कोई लोग थोड़ा विज्ञान इसमें पूरा, इसमें यानी कि अर्थववेद में विज्ञान का भी वर्णन है। अर्थववेद में किसका वर्णन है, विज्ञान का भी वर्णन है। तो देखिए इतना तो आपको समझा दिए बेसिकली, इसमें सब कुछ भी इतना तो नहीं था। अगर आप सबको मेरा वीडियो बनाना अच्छा लगता है, मतलब कि आपको मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और भी हम आपके लिए और भी वीडियो लाएंगे, और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो चैप्टर है ताम्रप्रसंकार, वेदांग, उपनिषद, ये सब जितने भी टॉपिक है, अगर ये सब हम आपके लिए आगे और भी लाएंगे, तो देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी और भी आगे देखते हैं। आज के लिए इतना, फिर बाकी और भी क्लास में लाएंगे, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे हम आपके लिए सपोर्ट कीजिएगा, तो हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।